हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्र के कौन से भाग पर बनता है? तो नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर कैसा बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो मानव नेत्र के रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए अस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो जो सामान्य नेत्र होता है वस्तुओं को लंबी दूरी तक देख सकता है, अर्थात अनंत दूरी तक देख सकता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख जो होता है उसके लिए दूरबिंदु क्या होता है? मैंने अभी ही बताया कि अनंत होता है, वो काफ़ी दूर तक देख सकता है। ठीक है, फिर 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है कम हो जा रही है तो कौन सा दोष होगा? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। फिर हम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो कौन सा ऐसा दोष होता है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है? तो कौन सा दोष होता है? हमारा दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसमें किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो उसमें जो है हम अपसारी लेंस का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? अपसारी लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है वो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। और वहीं निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अपसारी या उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में क्या हो गया है? तो उस नेत्र में जो है कौन सा दोष हो गया? तो उस नेत्र में जो है दूर दृष्टि दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया? जब निकट की वस्तु नहीं देख पाता है इंसान तो कौन सा दोष हो जाता है? दूर दृष्टि दोष होता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकती है। जो दूर दृष्टि दोष होती है वैसी आँख कहाँ तक देख सकती है? वैसी आँख जो है दूर की वस्तुओं को ही सिर्फ देख सकती है। कैसी वस्तुओं को देख सकती है? दूर की वस्तुओं को देख सकती है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती है। फिर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कहा कि दूर दृष्टि का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जो दूर दृष्टि जो होता है
उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो होता है अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रिज्म कितने सतहों से घिर कर बना हुआ होता है? तो प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को कहते हैं। जब प्रिज्म से कोई भी श्वेत प्रकाश होता है वो क्या होता है? प्रिज्म से जैसे ही पास होता है तो वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? इस घटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? फिर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन का है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो होता है बैंगनी होता है, और सबसे कम में क्या होता है? लाल होता है हमारा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ऐसे अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसकी क्षमता को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर हम 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँख अपने लेंस के फोकस दूरी को किसके द्वारा परिवर्तित करता है? तो कौन ऐसी पेशियाँ होती है जिसके द्वारा जो होता है आँख अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है? तो किसके द्वारा बढ़ाता है? सिलियरी या पक्षमाभी पेशियाँ जो होती है वो अपनी दूरी को घटा बढ़ा लेती है, जिसके कारण जो होता है कितनी भी दूर पर वस्तु कोई होती है तो उसको साफ साफ आँख जो होता है वो देख पाता है। कोई दिक्कत? फिर हम 22 की बात करते हैं। 22 नंबर जो हमारे क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश विभिन्न दिशाओं में छितराने लगते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को हम प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकीर्णन से। जब एक प्रकाश की किरण जो होती है एक ही कण पे पड़ती है और अलग अलग दिशाओं में छितरा जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। कोई दिक्कत? फिर हम 24 की बात करते हैं, 23 की। 23 क्या कह रहा है कि 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो उस कण के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर बोला कि किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन बोला। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारे जो टिमटिमाते हैं इस पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो इसमें जो होता है अपवर्तन सिद्धांत कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? अपवर्तन सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, फिर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर बोला कि
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष होता है? तो अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है अधिक हो गई है तो वहाँ जो हो जाएगी दूरदृष्टि दोष हो जाती है। उन आँखों में क्या हो जाता है? दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? 27 नंबर क्वेश्चन कहा कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? उसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? कौन सा दोष में रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। और किस दोष में पीछे बनता है? जब दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। कोई दिक्कत? तो हम 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोला कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न हो जाता है। तो जब नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? जरा दृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा दोष हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? जब जरा दृष्टि दोष होता है तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस। इसके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन कहा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको आकाश कैसा दिखता है? आकाश का रंग जो होता है उसको काला दिखता है। ठीक है, फिर 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोला श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो श्वेत रंग होता है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है, इसी कारण जो होता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होने लगता है। कोई दिक्कत? फिर हम 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष जो बनता है वो किस प्रकार की परिघटना पर आधारित है? तो ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। कोई दिक्कत? फिर हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? कौन सा दोष होता है जिसमें नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ये जो होता है कौन सा दोष होता है? जिसमें मोतियाबिंद जो हो जाता है, जिसमें क्रिस्टलीय लेंस की तरह जो होता है धुंधला अपारदर्शी आँखों के आगे छा जाता है। ठीक है, फिर 34 की बात करते हैं। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन कम होता है? जो स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें सबसे कम रंग किस किरण का विचलन होता है? तो सबसे कम जो होता है लाल किरण का विचलन होता है। और सबसे ज़्यादा किसका विचलन होता है? सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है, जैसा मैंने कि पीछे बताया था। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से जो प्रकाश गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है? उस परिघटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो इसके पीछे का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि आँख का व्यवहार होता है। आँख जो होता है वो आँख किस प्रकार का व्यवहार करता है? आँख जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि आँख के जो नेत्र होता है, नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कोई दिक्कत? 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है? तो नेत्र गोलक का जो डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कोई दिक्कत? फिर 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो होता है वो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर कहा
कि सिग्नलों की व्याख्या होती है। सिग्नलों की व्याख्या किसके द्वारा होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या जो होती है वो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 41 नंबर क्वेश्चन की। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहा कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? जो पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य करता है तो उसे परितारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परितारिका कहा जाता है। फिर हम 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की जो पुतली होती है वह किस प्रकार कार्य करती है? तो वह परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। कोई दिक्कत? फिर हम 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोला कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे परितारिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परितारिका पाई जाती है। कोई दिक्कत? कॉर्निया के पीछे क्या पाई जाती है? परितारिका, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला? 44 नंबर क्वेश्चन कहा कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होते हैं उनके पीछे का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष सब के होने का कारण जो है अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अधिकांश बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यहीं जब घट जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? फिर 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में जब प्रकाश पड़ता है तो उस समय प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो उस समय परितारिका जो होती है नियंत्रित करने का कार्य करती है प्रकाश को, ठीक है। फिर हम 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 46 नंबर क्वेश्चन बोला कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। और नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करते हैं उनके किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर उनका अपवर्तन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर हम 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किसके कारण फैल जाती है? तो ये परितारिका के कारण जो होती है वो पूरी तरह से फैल जाती है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहा कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक का जब गोल हो जाता है तो हम क्या देख पाते हैं? सिर्फ निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। दूर की वस्तुओं को हम उस समय नहीं देख पाएंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पर कितने समय तक प्रतिबिंब जो होता है कितने सेकंड तक रहता है? तो कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड के आसपास जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ रहता है, ठीक है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो दृष्टि निर्बंध जो होता है उस सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रेक्षण में। कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रेक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम 51 की बात करें। 51 बोला कि कॉर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो कॉर्निया के पीछे क्या है? कॉर्निया के पीछे परितारिका है। क्या है? परितारिका है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है, ठीक है। फिर 52 की बात करें तो 52 नंबर क्वेश्चन बोला आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष है। जब समंजन क्षमता घट जाती है तो कौन सा दोष होता है? दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा दोष हो जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। और वहीं समंजन क्षमता बढ़ जाती है तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। फिर हम 53 की बात करें। 53 नंबर क्वेश्चन बोला कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होने लगता है? तो किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता होता है। क्या होता है? अबिंदुकता होता है। कोई दिक्कत? फिर 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस उपयोग होता है?
जिस व्यक्ति को अबिंदुकता हो गया उसके लेंस में किस तरह का लेंस उपयोग किया जाता है, तो उसको बेलनाकार लेंस दिया जाता है। किस प्रकार का लेंस दिया जाता है, बेलनाकार लेंस दिया जाता है। 55 की बात किए तो 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृष्टि परिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृष्टि परिसर। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उनके दृष्टि क्षेत्र का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन बोला दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष जो होते हैं उनके पीछे का क्या कारण है, तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का पीछे का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का जो होता है अधिकांश बढ़ जाना। क्या होना, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो उस समय दीर्घ दृष्टि हो जाता है। ठीक है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 58 नंबर क्वेश्चन कहा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो मैंने पीछे भी बताया था, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा जो होता है फोकस दूरी को घटा बढ़ा लिया जाता है। ठीक है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोला रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो होता है प्रकाश को परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है, विद्युत सिग्नल के रूप में परिवर्तित करने का काज करता है। फिर हम नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की जो आयु सीमा होनी चाहिए 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, 80 वर्ष से कम होना चाहिए। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन तीनों होगा। तीनों ऑप्शन सही है क्योंकि 10 वर्ष से ज़्यादा भी है और जो है इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट 61 की बात करते हैं। तो 61 जो होता है 61 है मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर जो होता है नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो कितने घंटों के अंदर निकाल लेना चाहिए, तो 4 से 6 घंटे के अंदर जो होना चाहिए किसी भी मरे हुए व्यक्ति को से आँख जो होता है उनके बॉडी से निकाल लेना चाहिए। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 62 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकता है, तो एक जो है मधुमेह का रोगी दान कर सकता है और दूसरा कौन सा रोगी दान कर सकता है, एक दमे का रोगी जो है दान कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। कि इस झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। तो कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, शंकु कोशिकाएं। फिर 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्य का गोला कैसा दिखता है, तो सूर्य का गोला जो होता है वो चपटा दिखता है। किस समय चपटा दिखता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। ठीक है। फिर नेक्स्ट 66 नंबर की बात करें तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 66 नंबर क्वेश्चन बोला कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो बैगनी के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 67 की बात करें तो 67 बोला कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। लाल गुलाब जो है उसको हरे प्रकाश में देखा जाएगा तो वो काले रंग का प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, काले रंग का प्रतीत होगा। ठीक है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 68 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है वो कौन होता है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है लाल, नीला और हरा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट
69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 69 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। जब पेशियां जो होती है शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाती है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास तक हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अति सूक्ष्म कण जो होते हैं वो किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस प्रकार के प्रकाश को प्रकीर्णित करने का कार्य करते हैं? तो नीले प्रकाश को। किस प्रकार के प्रकाश को? तो नीले प्रकाश को। ठीक है, फिर नेक्स्ट 71 की बात करते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का जो समय का जो होता है अंतर होता है? तो कितने मिनट के समय का अंतर होता है? तो लगभग 2 मिनट के समय का अंतराल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन बोला कि 72 क्या बोला कि उदय और अस्त के समय जो होता है सूर्य दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो होता है सूर्य लाल दिखाई देता है। कोई दिक्कत? तो चलिए दोस्तों, आज जो होगा हम लोग 72 क्वेश्चन किए। फिजिक्स का पार्ट 1 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर फिजिक्स के पार्ट 2 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।